हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर 4 में हम करने क्या वाले हैं कि जो हमने लेक्चर 3 किया था तो उसमें हमने WBC के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो WBC का हम रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। इसके अलावा हम थ्रोम्बोसाइट, जिसको कि हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं कि WBC का क्लासिफिकेशन हमने किया था कि ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ए ग्रेन्यूल जो थे हमारे वो थे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, देन हमने फिर लिम्फोसाइट को भी डिवाइड किया था। एंड जो ग्रेन्युलोसाइट है जिनको हमने डिवाइड किया इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स में, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो इयोसिनोफिल की बात कर लें। सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल तो सबसे पहले इसका नाम क्यों पड़ा, देखो, क्योंकि ये स्टेन्ड होती हैं इयोसिन से। इयोसिन से इनको स्टेन किया जाता है, इसलिए इनका नाम है इयोसिनोफिल। ठीक है, दूसरा, ये साइज में देखो बेटा क्या होती है, स्मॉल होती हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है कि ये तो एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल होते हैं इनके पास में, दूसरा ये एंटी एलर्जिक एंजाइम को अपने साथ रखती हैं। इयोसिनोफिल जो होती है एंटी पैरासिटिक जो है वो ग्रेन्यूल रखती हैं और एंटी एलर्जिक होती है। अब देखो, एंटी पैरासिटिक जो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है ना। लाइसोसोम क्या होते हैं, एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कुछ एंजाइम फिल होते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी कोई सेल जो होती है वो खत्म होने वाली होती है, डिस्ट्रॉय होने वाली होती है, तो लाइसोसोम वहां जाके क्या करते हैं, उस सेल को इनगल्फ कर लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं, फट जाते हैं। तो सुसाइडल बैक का काम करते हैं उस जगह, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम भरा होता है। ठीक है, तो ये एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, थैलियां होती हैं। लाइसोसोम क्या होता है, थैली की तरह होता है, पॉकेट की तरह होता है, और जहां पे कोई सेल डिस्ट्रॉय होने होती है वहां पे ये जाके क्या करते हैं, फट जाते थे। इनको बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ सेल। दूसरा कह रहा है कि एंटी एलर्जिक एंजाइम होते लाइक हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई गलती से इम्यून सिस्टम में कहीं पे कोई गलती से कोई दूसरा केमिकल रिलीज हो जाए, दूसरा हार्मोन बनने लगे, तो जो ये हिस्टामिन है ये क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखते हैं, वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उस एरिया में जाके एलर्जी कॉज कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि भैया कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी गलत चीजें हमारी बॉडी में बन रही हैं। वहां पे हिस्टामिन जाके क्या करता है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी कॉज करता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेसोफिल की। बेसिक से है कि बेसोफिल है तो इसका नाम बेसोफिल क्यों है, क्योंकि ये बेसिक डाई से स्टेन कर लिया जाता है और इस डाई का नाम होता है, नीड में आ जाता है, एथिलीन ब्लू। एथिलीन ब्लू जो है वो एक ऐसी बेसिक डाई है जो कि बेसोफिल को स्टेन करती है। भाई स्टेन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भाई ग्रेन्युलोसाइट है। अब हमें ब्लड में पता करना, जब आप SGPT टेस्ट वगैरह कराते हो तो उसमें इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल है ना, इन्हीं सबका जो होता है ना कि अमाउंट देखा जाता है, तो इसको स्टेन किया जाता है। ठीक है, फिर आता है बेसोफिल के पास प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, बेसोफिल के पास प्रॉपर्टी ये होती है कि बेसोफिल के पास हिपैरिन होता है। हिपैरिन आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है बेटा। ये क्या करता है, आपका जो ब्लड है आपकी बॉडी में फ्लो करता रहता है। जब ब्लड क्या होता है, कहीं पे इंजरी हो जाती है और ब्लड आपकी टिश्यू से, वेसल से बाहर आ जाता है, एपिडर्मिस पे आ जाता है, तो देखा होगा ब्लड जो है वो क्लॉट करने लगता है। लेकिन यही ब्लड जब आपकी बॉडी के अंदर रहता है तो क्या करता है, ये जमता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास एंटी कोएगुलेशन प्रॉपर्टी होती है। आपकी बॉडी में ब्लड बह तो रहा है लेकिन वो जम नहीं रहा, बिकॉज ऑफ हिपैरिन। दूसरा इसके पास एंजाइम होता है, हार्मोन होता है क्या, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के बारे में बहुत आपने सुना होगा कि मूड हार्मोन होता है, जैसे स्लीपिंग हार्मोन होता है। आपका मूड कब अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मूड है, हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर सेरोटोनिन जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो सेरोटोनिन को क्या करते हैं, मूड हार्मोन और स्लीपिंग हार्मोन भी बोलते हैं, रिलैक्स हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा ये वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है और वैसो डायलेटर होता है। वैसो कॉन्ट्रिक्टर और वैसो डायलेटर का मतलब होता है जब आपकी वेसल्स होती हैं, स्मूथ मसल सेल होती हैं, जब बहुत ज्यादा वाइड हो जाए,
कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, या तो डायलेट हो जाए तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाइडर हो रही है, दैट मीन्स कि इसे वैसो डायलेटर है। और जब वो सिकुड़ के फिर से छोटी होने लगती है तो वैसो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो आपका सीरोटोनिन जो है वो वैसो कॉन्ट्रैक्टर एंड वैसो डायलेटर का काम करता है। इसके अलावा इसको मूड हार्मोन और स्लीपिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अच्छी नींद डालने के लिए आपको सीरोटोनिन की नीड होती है। थर्ड आता है आपका बेसोफिल के पास क्या आता है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हिस्टामाइन की दो प्रॉपर्टी, एक तो ये वैसो डायलेटर होता है, आपके जो मसल्स हैं वेसल्स हैं उनमें क्या करता है, ये उनको बढ़ाता है, डायलेट करता है, ठीक है, वाइडर करता है। सेकेंड क्या है कि ये इन्फ्लेमेशनरी रिएक्शन कॉज करता है। इसका मतलब है देखो हिस्टामाइन को प्रॉपर्टी ने जो नेचर है, हिस्टामाइन का जो नेचर है वो एंटी एलर्जिक है नहीं, बट कभी कभी क्या होता है जब आपका इम्यून सिस्टम गलती से कोई दूसरा केमिकल रिलीज कर दे तो उस गलती को सुधारने के लिए, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गलती हो जाए, भाई अब तो कोई तो आएगा ना उसको कवर करने के लिए, तो वहाँ पे हिस्टामाइन आ जाता है। और ये तब हाइपर होता है जब कोई केमिकल बहुत ज़्यादा बन चुका होता है, तो वहाँ पे आके ये क्या करता है, तुरंत एलर्जी कॉज कर देता है। और उस जो प्लेस होता है ना आपकी बॉडी में, कहीं पे तो इरिटेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी हिस्टामाइन रखता है। वैसे हिस्टामाइन ने इसको एलर्जी, जो हिस्टामाइन है नेचर ने इसको एलर्जी के लिए नहीं बनाया है, नेचर ने इसको बनाया है वैसोडाइलेशन के लिए, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करने के लिए। बट गलती से अगर हमारा इम्यून सिस्टम है, भाई कभी कभी गलतियां हो जाती हैं उससे, तो इम्यून सिस्टम गलती से कोई दूसरा हार्मोन रिलीज कर दे, कुछ दूसरा केमिकल बना ले, तो उसको कवर करने के लिए वहां पे तुरंत जो है हिस्टामाइन आ जाएगा, वहां पे एलर्जी कॉज कर देगा, या तो वहां पे क्या कर देगा, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिससे कि और ज्यादा चीजें ना बिगड़े, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ देयर नंबर, अगर जो है नहीं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल की। मैंने मेंशन नहीं किया न्यूट्रोफिल, एक्चुअली न्यूट्रोफिल का क्या है ना कि बेसिक और एसिडिक दोनों डाई से स्टेन हो जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है न्यूट्रोफिल। फिलहाल तुम्हारे नीड के लिए इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्राम्बोसाइट जो कि हमारा सेल का ब्लड सेल में सबसे लास्ट, थ्राम्बोसाइट जिसका नाम है प्लेटलेट्स, ये क्या करता है, ये ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं हम बेटा। कहीं पे कोई आपकी बॉडी में जब इंजरी हो जाती है और ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है, तो वहाँ पे थ्राम्बोसाइट जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और वहाँ पे एक्यूमुलेट होने के बाद ये क्या करती हैं, ब्लड का क्लॉट बना देती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका जो ब्लड है वो बाहर निकलने से बचाने के लिए वहाँ पे उस एरिया पे आके क्लॉट कर देती हैं। तो थ्राम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट्स, हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं WBC के पास, WBC पढ़ रहे ना, WBC के पास हमारे ब्लड में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। तो इनको हम क्या बोले, अगर कोई चीज बड़ी है सेल में तो वो मेगा, न्यूक्लियस बड़ा है तो मीन्स कैरियो, और सेल है तो साइट्स। तो एक ऐसी सेल है जिसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत बड़ा है, तो इस तरह की सेल क्या करती हैं, फ्रेगमेंटेशन शो करती हैं, टिप ऑफ द पॉइंट क्या करती है, फ्रेगमेंट बनाने लगती हैं, और ये फ्रेगमेंट टूट टूट के अलग होने लगते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट है जो कि टूट टूट के अलग होने लगते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं थ्राम्बोप्लास्टिन, और इनके अंदर एक सब्सटेंस भरा होता है, कुछ ग्रेन्युलाइज सब्सटेंस भरा रहता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज थ्राम्बोप्लास्टिन, तो थ्राम्बोप्लास्टिन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। जब कहीं पे कोई इंजरी होती है तो यही जो है, ये जो सेल है WBC की, जो मेगा कैरियोसाइट्स है, यही जो बड़ी बड़ी सेल है ये टूटने लगती है, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर में टूटने लगती हैं, और जिस जगह पे मान लो यहाँ पे कोई इंजरी हुई है तो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगी और ब्लड की क्लॉटिंग करने लगती है, जिससे कि और ज्यादा एक्सेस ब्लड लॉस ना हो। तो व्हाट इज थ्राम्बोप्लास्टिन, थ्राम्बोप्लास्टिन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट टू हेल्प टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। स्पेशल सेल होती हैं ये बोन मैरो की, और इनका अमाउंट होता है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर mm³ ऑफ 100 ml ब्लड में ये मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम करें कि रिडक्शन ऑफ देयर नंबर, अगर इनका नंबर जो है
वो रिड्यूस होने लगे, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं थ्राम्बोसाइटोपिनिया। मीन्स डब्ल्यूबीसी में अगर थ्राम्बोप्लास्टिन का जो है कंटेंट कम होने लगे तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हम थ्राम्बोसाइटोपिनिया। जनरली ये डेंगू के केस में होता है, जब होता है ना डॉक्टर बोलते हैं आपकी प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगा है, तो वो इसी के बारे में बात कर रहा होता है। एंड लाइफ स्पेन की बात करें तो ये 7 डेज तक इनका जो होता है लाइफ साइकिल होता है, एकदम 1 वीक तक ये सर्वाइव करती हैं। तो आज का जो लेक्चर 4 था उसमें हमने क्या कर लिया, आपका प्लेटलेट्स कवर कर लिया और डब्ल्यूबीसी फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वहां पे हम ब्लड ग्रुप की बात करें, तो उसको स्किप मत करिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू।